2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों के साथ साथ हमारी भी कोशिश है कि आपको हर विधानसभा के वर्तमान दावेदारों से रूबरू कराएं। पिछले वीडियो में हमने आपको बद्रीनाथ विधानसभा के दावेदारों और समीकरणों को बताया था। आज हम आपके सामने नरेंद्र नगर विधानसभा के वर्तमान में दिखाई दे रहे गणित, दावेदारों की संख्या, पार्टी और जनता का रुख क्या है, ये लेकर आए हैं। यूं तो नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा की एक सामान्य सीट के तौर पर अपना स्थान रखती है, लेकिन इस सीट पर आगे बढ़े उससे पहले नरेंद्र नगर विधानसभा चुनाव की पिछली तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के सुबोध उनियाल और कांग्रेस के ओम गोपाल रावत के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें बेहद नजदीकी मुकाबले में सुबोध उनियाल जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ बदली सी दिखाई दे रही है। अब जबकि चुनाव करीब आ रहा है तो दावेदारों के नाम भी सामने आने लगे हैं। इस सीट पर पहले दावेदार मंत्री होने और लगातार 2 बार जीतने की वजह से भाजपा के लिए सुबोध उनियाल हो सकते हैं। हालांकि बदली परिस्थितियों में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऋषिकेश भी उनकी नजर में है। अब यह चर्चा कहां तक सही है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। वैसे तो सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि यदि पार्टी उन्हें फिर से मैदान में उतारती है और वो अपनी सीट नहीं बदलते हैं तो वे अपने अनुभव और जनाधार के कारण इसी सीट से प्रमुख दावेदार रहेंगे। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है जो ये दर्शाता है कि इस बार उनकी जमीन थोड़ी खिसकती भी दिखाई दे रही है। दरअसल सुबोध उनियाल के लिए पहली परेशानी है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर। भाजपा से नाराज वोटर तो समस्या है ही, लेकिन इससे भी इतर खुद उनके प्रति भी क्षेत्र में कई बार नाराजगी देखी गई है। दूसरी परेशानी उनके सामने स्थानीय मुद्दों को लेकर है, जिसके लिए कई बार नरेंद्र नगर विधानसभा में आवाज उठी है। खैरा स्रोत में युवक की मौत के बाद शराब की दुकान हटाने को लेकर जो विरोध हुआ, वहां भी सुबोध उनियाल जनता के निशाने पर रहे। उन पर शराब माफियाओं का साथ देने के आरोप भी लगे। एक और परेशानी सुबोध उनियाल के सामने यह है कि उनका नरेंद्र नगर शहर से आगे के गांव में वर्चस्व कम हुआ प्रतीत होता है। धामी सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल की जीत में हमेशा से नरेंद्र नगर शहर और ऋषिकेश से लगी ढालवाला नगर पालिका का बड़ा योगदान रहा है, अपेक्षाकृत ग्रामीण इलाकों के। लेकिन इस बार ढालवाला निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की बुरी हार हुई, जो दर्शा रहा है कि यहां भी सुबोध उनियाल का वर्चस्व घटा है। नरेंद्र नगर में भी उनके लिए अब वो समर्थन नहीं दिखाई देता जो पूर्व में दिखता था। हालांकि सुबोध उनियाल को इसके बाद भी कमजोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि एक मजबूत टीम सुबोध उनियाल के पास है, जो पर्दे के पीछे से अलग तरह से रणनीति बनाकर मैदान में उतरती है। बावजूद इसके भी मुकाबला इस बार उनके लिए इतना आसान रहने वाला तो नहीं है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व में भी वह प्रचंड लहर के बावजूद मात्र 1700 वोटों से चुनाव जीते थे। ऐसे में अब बदले हालातों में उनकी मुश्किल थोड़ा ज्यादा और बड़ी दिखाई देती है। दूसरे मजबूत दावेदार के रूप में यहां नाम आता है कांग्रेस के ओम गोपाल रावत का, जो एक बार निर्दलीय और एक बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतते जीतते रह गए। इससे यह तो जाहिर है कि ओम गोपाल यहां पर एक मजबूत दावेदार हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी वो दूसरे नंबर पर रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय होते हुए भी 36.4% वोट शेयर के साथ 19,000 से अधिक वोट ले गए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु बिजलवाण मात्र 8,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद ओम गोपाल रावत 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और 25,000 से अधिक वोट पाने में कामयाब हुए और बेहद कम मार्जिन से चुनाव हारे। इससे यह तो साफ है कि ओम गोपाल का इस विधानसभा में अपना एक मजबूत वोट बैंक है। इसके साथ ही अब कांग्रेस का साथ भी उनको मिलेगा। ऐसे में वो प्रबल दावेदार के रूप में इस विधानसभा में दिखाई देते हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के कारण उनको जनता का सपोर्ट भी मिलता रहा है, जो हर मुद्दे के साथ बढ़ता दिखाई देता है। आगामी चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व के भीतर बदलाव और निर्वाचन रणनीति के हिसाब से उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है, क्योंकि सुबोध उनियाल को टक्कर देने का रिकॉर्ड अभी तक उन्हीं के नाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ ओम गोपाल को एक बड़ा जनाधार प्रदान करती है। खास तौर पर नरेंद्र नगर से आगे लगते तमाम गांवों को ओम गोपाल का मजबूत गढ़ माना जाता है।
इसके विपरीत चर्चा ये भी है कि भाजपा भी उनकी इसी मजबूती को देखकर हाथ का साथ छोड़ कमल पर बैठाने की कोशिश में लगी है। इस सीट पर तीसरे दावेदार के रूप में पुष्पा रावत का नाम भी तेजी से बढ़ा है। हालांकि पूर्व में वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं और बुरी तरह से हार का सामना कर चुकी हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीति को फिर से एक नए रूप में खड़ा किया है। इसी का नतीजा है कि 3100 के बड़े मार्जिन से इस बार वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीती हैं। छात्र आंदोलन से लेकर स्थानीय मुद्दों पर हमेशा प्रमुखता से बोलने के कारण पुष्पा रावत के राजनीतिक कद में भी इजाफा हुआ है। जिस अंदर से पुष्पा रावत का कद बढ़ा है, उससे स्वाभिमान मोर्चा जरूर खुश होगा। अगर स्वाभिमान मोर्चा यहां से अपना प्रत्याशी उतारता है तो पुष्पा रावत यहां से उनकी संभावित प्रत्याशी हो सकती हैं। सवाल यह है कि क्या टीम बॉबी पवार उनको जिला पंचायत सदस्य के बाद विधायक के लिए भी प्रत्याशी बनाएगी। संशय इसलिए भी क्योंकि जिला पंचायत एक छोटे स्तर का चुनाव होता है, जबकि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए धन बल से लेकर जनबल और पूरी विधानसभा में पहुंच होनी जरूरी है। यहां पर हार का मतलब भविष्य की संभावनाओं पर भी संकट आना है। संभव है कि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मोर्चा यहां से प्रत्याशी ना उतारे। फिर भी आखिर में चुनाव आते आते क्या समीकरण बन पाते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। चौथे दावेदार के रूप में यहां पर यूकेडी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। सरदार सिंह पुंडीर को उत्तराखंड क्रांति दल यहां से अपना प्रत्याशी बना सकती है, जो 2014 से यूकेडी के साथ जुड़े 22 वर्ष की उम्र में जिला पंचायत सदस्य बने। इससे पूर्व के चुनाव में भी यूकेडी ने यहां से उन्हें अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। हालांकि वो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से यूकेडी के लिए पूरे प्रदेश में एक माहौल सा बनते दिखाई दे रहा है, वो गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर लगातार मिलता समर्थन अगर वोट में भी तब्दील हुआ तो यूकेडी यहां पर अपना मत प्रतिशत बढ़ाने में सफल हो सकती है, जो यकीनन उत्तराखंड क्रांति दल के लिए संजीवनी का काम करेगा। अब चूंकि जनता ही चुनाव में मालिक है, लिहाजा यूकेडी को नकारना कांग्रेस और भाजपा के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आज के हालात में एक बात तो है कि फिलहाल इस विधानसभा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। अगर यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा गणित न बिगाड़े 2027 में ऐसा ही होने की उम्मीद नजर भी आती है। बाकी भाजपा के सुबोध उनियाल इस बार जरूर चुनौतियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बार इस सीट को अपने खाते में करने की पूरी कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस की परेशानी यहां स्वाभिमान मोर्चा और यूकेडी जैसे क्षेत्रीय दल बन सकते हैं। यूकेडी जो पिछले चुनाव में 2000 और 2017 में 3300 वोट ले गई, वो भाजपा की जीत का अहम कारण भी बन सकती है। अब इस बार अगर फिर वो चुनाव में उतरी तो उसका सीधा नुकसान इस बार भी कांग्रेस को पहुंचने की उम्मीद है, बशर्ते यूकेडी कोई बड़ा उलटफेर न कर दे। इसके दूसरी तरफ स्वाभिमान मोर्चा के प्रत्याशी भी मैदान में होने की स्थिति में भाजपा के सुबोध उनियाल जरूर खुश होंगे, क्योंकि सरकार से नाराज वोट के साथ साथ विपक्षी वोट एक साथ कांग्रेस को न जाकर 3 धड़ों में बढ़ जाएगा, जो भाजपा की फंसी सीट को आसानी से पार लगाने में मददगार साबित हो सकता है। हाँ, अगर स्वाभिमान मोर्चा या यूकेडी में कोई एक चुनावी मैदान में नहीं उतरता या फिर किसी दल का समर्थन कांग्रेस प्राप्त कर लेती है तो भाजपा के लिए यह सीट जीतना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। फिलहाल नरेंद्र नगर विधानसभा के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक नई विधानसभा के दावेदार, समीकरण और चुनावी गणित के गुणा भाग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।